हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में बात चल रहे हैं। एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, जिसमें आपने अभी तक बीटी क्रॉप्स के बारे में बात की है। टॉपिक हमारा चल रहा है आरएनए इंटरफेरेंस। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और इससे पहले जो आपके प्रीवियस टॉपिक हैं वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़े हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीटी क्रॉप के बारे में, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट के बारे में हमने बात की है, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा, ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी है जिसमें बीटी क्रॉप पढ़ी है आपने, ठीक है। बीटी क्रॉप में आपने सीक्वेंस देखा कैसे आप बीटी क्रॉप यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। अब बात कर रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। आरएनए इंटरफेरेंस से आप क्या करें, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट यहाँ पे बना रहे हैं। तो अगर हम इसे पढ़े तो हमने कहा निमेटोड, एक निमेटोड है जिसका नाम क्या है, मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया, लिव्स एज अ पैरासाइट इन द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। जो टोबैको प्लांट है उसकी रूट, उसकी जड़ों में ये एज अ पैरासाइट रहता है यहाँ पे, यानी कि एज अ परजीवी यहाँ पर रहता है। द प्लांट इज मेड रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस। हमने कहा हम प्लांट को क्या बनाते हैं, इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं, यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू बनाते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, द निमेटोड स्पीशीज specific the nematode specific genes are introduced in the plant using agrobacterium vector, क्योंकि प्लांट सेल के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज करते हैं। तो हमने क्या बात की है, हमने यहाँ पे बात की है, चलिए तो हमने क्या बात की है, हमने कहा जो निमेटोड है, द निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस इन द प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम जो कि एक बैक्टीरिया है, उसे ऐसा वेक्टर यूज किया जाता है प्लांट सेल में। उसका यूज करके हम एक स्पेसिफिक जीन, जो किसका, निमेटोड का जो स्पेसिफिक जीन है, उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लांट सेल में। द ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस अ डबल स्ट्रैंड आरएनए। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लांट जो है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रोड्यूस करेगा, विच साइलेंस एमआरएनए, जो एमआरएनए को क्या करेगा, साइलेंस करेगा द नेमेटोड, एंड दे आर अनेबल टू सर्वाइव। और ये जो निमेटोड होगा वो क्या होगा, सर्वाइव करने में इनेबल होगा, क्योंकि जो आरएनए है वहां पर वो प्रोटीन बना ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी हैं, देखो हमने बात ये की है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, हमने बात जो की है, ये जो लाइन डायग्राम है ये तो हमने बीटी क्रॉप के लिए की है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस में हमने कहा कि निमेटोड है, फॉर एग्जांपल ये निमेटोड है, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि निमेटोड ऐसा गोल होता है, जस्ट एग्जांपल लीजिए, निमेटोड की एक सेल है और उसमें आपने कहा एक आरएनए है, क्योंकि आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। तो इसमें ये आरएनए है और इसी आरएनए की वजह से क्या बनेगा, इसी आरएनए से कोई एक प्रोटीन बनेगी जो इन्फेक्शन को कॉज करेगी, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पर, इस प्रोटीन को बाहर निकाल हमने यहाँ पर इसे बाहर निकाला, यही तो हमें बोला गया था। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे, हमने कहा जो स्पेसिफिक जीन है यहाँ पर, क्योंकि वो जो जीन है वही तो रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा डीएनए का वो सेगमेंट जिससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए के उस सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या है कि जीन है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस जीन को लिया है, यहाँ वापस निकाला है और इसे हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल में हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया है। प्लांट सेल में जब यहाँ पर ये जो आरएनए है, आपने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, अब यहाँ पर जो निमेटोड है वो इस प्लांट सेल को खाएगा। जब वो इस प्लांट सेल को खाएगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो कहाँ आता है, इस सेल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर आ गया। अब जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ आता है तो इसकी फ्रेगमेंट यहाँ पर हो जाते हैं।
ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये जो आपका इसके अलग अलग फ्रेगमेंट यहाँ पर बन जाते हैं और ये फ्रेगमेंट यहाँ पर लग जाते हैं इसके साथ। इससे क्या होता है, यहाँ पर ये जो आरएनए है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सेंस और एंटीसेंस दोनों ही आरएनए बन जाते हैं। क्योंकि हमने कहा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है यहाँ पे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा तो इन्फेक्शन कॉज नहीं हो पाएगा। अब इसी चीज को हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे क्या क्या प्रिंसिपल है। आपने कहा आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ अ सेलुलर डिफेंस। ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर हमने कहा दिस मेथड इन्वॉल्व अ साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that bind to and prevent the translation of mRNA। आपने कहा mRNA के ट्रांसलेशन ही रुक गई है, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन रुक गया, जिसे हम साइलेंसिंग कहते हैं। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या हो सकता है? कुड बी फ्रॉम एन infection by viruses having a RNA genome or mobile genetic element that replicate via RNA intermediate। ठीक है, तो ये इसका सोर्स यहाँ पर हो सकता है। अब हमने कहा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में हम क्या कह रहे हैं, अनलिमिटेड मिलाडोजाइन इन कॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड। ठीक है, पैदावार में बहुत अच्छी खासी ये क्या करता है, कमी उत्पन्न यहाँ पर कर देता है। लाइन डायग्राम के थ्रू अगर हम पढ़ेंगे तो हमने क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं, देखो हमने कहा निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जिसे हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? प्लांट सेल में। अगर हम कहें बैक्टीरिया सेल में किसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं तो वहां पर हम प्लाज्मिड को करते हैं। अगर हम एनिमल सेल या ह्यूमन सेल की बात करें तो वहां हम रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर यूज करते हैं। लेकिन पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम को भी पहले ट्रीट किया जाएगा, रेट्रोवायरस को भी पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि हार्मफुल जो जीन्स है उन्हें रिमूव किया जा सके, जिससे कि वो क्या हो, यहाँ पर डिजीज को कॉज ना कर पाए, सिर्फ वो वेक्टर का ही काम करे। तो सबसे पहले जो लाइन आपको बताई गई है वो ये है, जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, वो स्पेसिफिक जीन जो इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है उसे निकाल करके जो होस्ट प्लांट सेल है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट सेल में डाला जाता है। किसके थ्रू? एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू डाला जाता है। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए विच प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। आपने कहा यहाँ पर डीएनए का जब इंट्रोडक्शन किया जाता है, जो क्या करेगा, दोनों ही आरएनए को बनाएगा, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए को यहाँ पे बनाएगा। टू आरएनए being a complementary to each other form a double-stranded RNA। आपने कहा कि यहाँ पर जब सेंस और एंटीसेंस दोनों ही आरएनए बनते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर बनाते हैं। इनिशिएटेड आरएनए यहाँ पर होगा साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमेटोड। आपने कहा जो वो आरएनए जो क्या करेगा, यहाँ पर इन्फेक्शन को कॉज करा था उसे यहाँ पे साइलेंस करा दिया जाता है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड यहाँ पर बन गए हैं। प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, क्योंकि ट्रांसलेशन यहाँ पे रुक गई है। द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। आपने कहा जब यहाँ पर आरएनए में इंटरफेरेंस आ जाता है, आरएनए अपनी प्रोटीन नहीं बना पाता है, तो जो पैरासाइट है वो वहाँ पे प्लांट सेल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से हमने क्या किया है, फिर से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने टोबैको प्लांट को इन्फेक्टेड होने से फिर से बचाया है। तो दो चीजें हमने पढ़ ली हैं, बीपी क्रॉप हमने पढ़ी है, ठीक है, जहाँ पर हमने बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस का यूज किया है। दूसरा हमने कहा कि हमने आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा है, जो हमने किसमें किया, निमेटोड में। ठीक है, आपने कहा कि निमेटोड में हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज किया गया है और इसके थ्रू हमने इस निमेटोड के आरएनए में कुछ इंटरफेरेंस किए हैं और तब जाकर के हमने क्या किया है, यहाँ पर इसके इफेक्ट को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया है। निमेटोड का नाम आप नोट कर लेंगे, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशियस का नाम है। एग्जाम्पल मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखने, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस
एंड मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, ये कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये निमेटोड है। और बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं टेबल पे, जो हमने पहले भी बात की थी। हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, क्राई प्रोटीन और क्राई जीन दोनों में डिफरेंस है। जीन जब तीनों लेटर स्मॉल में होंगे, ठीक है, CRY क्राई, तब ये जीन है। अगर जो C है वो कैपिटल है, RY स्मॉल है, इतने से ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है। हमने कहा कि अलग अलग पेस्ट के लिए जो यहाँ पर क्राई जीन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के क्राई प्रोटीन बनाए, यानी कि बीटी टॉक्सिन जो है वो अलग अलग पेस्ट के लिए अलग अलग बीटी टॉक्सिन रिलीज होती है और अलग अलग प्रकार की जो बीटी टॉक्सिन होगी वो अलग अलग प्रकार के जीन से, जो कि क्राई जीन है, उससे रिलीज होगी। अब हमने कहा कि हम अगर किसी पेस्ट स्पेसिफिक, कोई पेस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, कोई स्पेशल पेस्ट है और उसके लिए अगर हम प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम किसी प्लांट को बॉलवॉर्म से रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कौन से जीन को ट्रांसफर करेंगे, क्राई सेकेंड AB को और क्राई फर्स्ट AC को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अगर हमें क्रॉप को कॉर्न बोरर से यहाँ पे रेजिस्टेंट बनाना है, इसका कोई प्रभाव उस पर ना पड़े, तो हमें यहाँ पर कौन से जीन को ट्रांसफर करना है, क्राई1 AB को हमें ट्रांसफर करना है। तो ये याद भी रखने हैं आपको, सिर्फ समझना सुनना नहीं है, आपको याद भी रखने हैं। कई बार आपसे ऑप्शन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं MCQ, उसमें आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर कि कौन सा जीन किस पेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा जीन किस पेस्ट के लिए यहाँ पर टॉक्सिन को रिलीज करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी जो टेबल आती है जिसमें इंसेक्ट के ग्रुप आपको दिखाए गए हैं और एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, जैसे कि आपने कहा लेपिडोपेटर है, इसमें टोबैको, बुडवॉन, आर्मी वॉन है, ठीक है, कोलेप्टेरस है जिसमें बीटल्स है और डायप्टेरन्स है जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटो है। ये जो टेबल है ये आपको याद करनी है, नोट भी करनी है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। अब हम यहाँ पे मेडिसिन में देखेंगे, जो मेडिसिनल फील्ड है उसमें बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, आपने कहा एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट therapeutics have been approved for human use worldwide. In India, 12 of these are presently being marketed. ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स जो होते हैं, यानी कि जो 30 रिकॉम्बिनेंट हैं वो वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट है। अगर इंडिया की बात करें तो 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, यानी कि मार्केट में यहाँ पे क्या है, 12 प्रेजेंट हैं, ठीक है, इंडिया की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए ये तो बेसिक सी चीज है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आता है। इंसुलिन के बारे में हमने पहले भी काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, तो हमने कहा इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है पैनक्रियाज, जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही सिक्रीशन है, वहीं से रिलीज होता है इंसुलिन, ठीक है, जिस इंसुलिन के बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब इंसुलिन जो है उसका फंक्शन क्या है, आपने कहा इसका जो फंक्शन है वो ग्लूकोज को कैप्चर करना, यानी कि या फिर इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, लिवर सेल को कमांड देता है। लिवर सेल को कमांड क्या देगा कि ग्लूकोज को तो हमने बात क्या की है कि इंसुलिन का काम क्या है, जो हमारी लिवर सेल है। अच्छा, लिवर सेल का नाम क्या है, क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, डाइजेशन इन ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर से, और उसमें हमने बात की थी जब डाइजेशन के बारे में, तब हमने थोड़ा डिटेल में समझा था यहाँ पर लिवर का स्ट्रक्चर, लिवर के सेल्स। तो इंसुलिन का जो काम है वो कमांड देना हिपैटोसाइट को कि वो क्या करे, ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर ले। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स क्या है आपकी, लिवर सेल है। ठीक है, लिवर सेल का नाम है हिपैटोसाइट। तो जो हिपैटोसाइट्स हैं उनको यहाँ पर कमांड देना कि वो ग्लूकोज को कैप्चर करे। कौन सा ग्लूकोज, जो यहाँ पे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल जो हाई हो गया है उसको पकड़ करके उसे ग्लाइकोजन के रूप में क्या करना, कैप्चर करना। ऐसा क्यों होता है, ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। इन केस क्या हो गया है, यहाँ पर आपने कहा कि हमने फास्टिंग कर ली है, हम फूड को इंटेक नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ये फिर से वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और इसे क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसे क्या किया जाएगा, ब्लड में जब ये जाएगा तो ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंचाया जाएगा और वहां से एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ये जो ग्लाइकोजन है, आपने कहा इसके कन्वर्जन के लिए अगेन यहाँ पर क्या होगा, एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ठीक है। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ये अगेन हिपैटोसाइट को कमांड देगा और हिपैटोसाइट क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को जब ये इसे कमांड देता है तो हिपैटोसाइट इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी बात है कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन को रिलीज करेगा। इंसुलिन हिपैटोसाइट को कमांड देगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर ले। जब ग्लूकोज की हमें आवश्यकता है तो पैनक्रियास ग्लूकागॉन रिलीज करेगा। ग्लूकागॉन हिपैटोसाइट्स को कमांड देगा कि वो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ले, जैसे कि हम उसका यूज कर सके। ये तो कहानी है यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन की। तो ग्लूकागॉन बेसिकली हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम इसको हटा दें, हमें सिर्फ इतनी कहानी पढ़नी है। अब आपने कहा कि जब इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेगा लिवर सेल्स में, तो ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहेगा। आपका ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। इन केस यहाँ पर इंसुलिन की कमी होने लग गई है, इंसुलिन यहाँ पर कम होने लग गया है, ठीक है। जब इंसुलिन कम होने लग गया है तो हिपैटोसाइट को कोई कमांड ही नहीं मिलेगी, ठीक है। हिपैटोसाइट को कोई कमांड ही नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ग्लाइकोजन में के रूप में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ये जो ग्लूकोज है ये आपके ब्लड में ही रहेगा। जब ये आपके ब्लड में रहेगा तो ये आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, ये जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो गया है, हाई हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज या बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसी कंडीशन को कहा जाता है यहाँ पर डायबिटीज की क्या हो गई है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। अब हमने कहा इसका जो ट्रीटमेंट है कैसे किया जा सकता है, जो डायबिटीज है उसे कैसे, आपने कहा पूरी तरीके से तो आपने कहा कि इसे हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। आपने कहा पूरी तरीके से कैसे रोकेंगे, या तो हम ऐसा जीन यहाँ पे ट्रांसफर कर दें जो कंटिन्यूसली इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है एक उचित मात्रा में, ठीक है, या हम क्या करेंगे टाइम टू टाइम इंसुलिन को इंजेक्ट करते रहेंगे बाहर से, ऐसा ही तो कर सकते हैं। हम इंसुलिन दे सकते हैं बाहर से जिससे ये इंसुलिन अपना काम करने लगे, जिनसे ये इंसुलिन अपना काम करने लगे और ब्लड शुगर लेवल क्या हो सके, फिर से बैलेंस हो सके। तो हमें देना है, जितने भी जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन्हें हमें देना है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने हैं। क्या है इंसुलिन, हार्मोन या प्रोटीन जिसे हम कहेंगे। अब इंसुलिन को के इंजेक्शन हमें देने हैं तो उसके लिए हमें इंसुलिन की भी आवश्यकता होगी। ऐसा होता है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, देखा होगा अपने गांव घरों में, बड़ों को आपने देखा होगा जो ओल्ड एज के होते हैं बेसिकली, कि उन्हें क्या होती है, यहाँ पे डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है और उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन यहाँ पे लेने होते हैं। वो जो इंसुलिन बन रही है वो कहाँ से बन रही है, तो अगर हम पहले के टाइम में जाएं, थोड़ा सा पहले के टाइम में जाएं, तो यहाँ पर कुछ इंसुलिन होती है जैसे बोवाइन और पोरकाइन। बोवाइन जो कि काउ इंसुलिन है, पोरकाइन जो कि पिग
इंसुलिन है, यानी कि काऊ से और पिग से इंसुलिन लिया जाता है था, ठीक है, पहले के टाइम में, और उसे क्या किया जाता था, इंजेक्ट किया जाता था ह्यूमन बॉडी में। अब इससे क्या होगा, एक तो ये डिफरेंट, आपने कहा काऊ और पिग जो है वो अलग है, अलग स्पीशीज है, अलग स्पीशीज के जो यहाँ पे हार्मोन हमारी बॉडी में आते हैं, तो कुछ कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शन, हल्के फुल्के एलर्जिक रिएक्शन देखे जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपना इंसुलिन नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि ये जो एनिमल्स हैं, हम इनको क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ पे इंसुलिन को निकाल रहे हैं, तो काइंड ऑफ टॉर्चर हम कर रहे हैं। आगे इन सब से बचने के लिए यहाँ पर आता है बायोटेक्नोलॉजी। इन सब से बचने के लिए यहाँ पर आता है फिर से बायोटेक्नोलॉजी, और हम बनाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। अब ये कैसे बनाते हैं, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे, यहाँ तक की बात आप लोग रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।